नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं अजय। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली बार भारत यात्रा पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी के झालमुड़ी मूव ने बढ़ाई बंगाल में टीएमसी की टेंशन। ममता और अभिषेक करेंगे धुआंधार प्रचार, तो तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू की रैली और वहीं स्टालिन का भी चेन्नई में होगा रोड शो। नासा के वर्ल्ड नाइट मैप पर चमकी उत्तर प्रदेश बिहार की तस्वीर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जताई खुशी। कहा, नीतीश सरकार ने हमेशा ऊर्जा और संचार को ही दी तवज्जो। अमेरिका ने ओमान सागर में जब्त किया ईरान का वाणिज्यिक जहाज। तेहरान ने कहा, युद्ध विराम का उल्लंघन और समुद्री डकैती। जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की होगी भिड़ंत। स्कोर बोर्ड के हिसाब से गुजरात का पलड़ा भारी। मुंबई को अपनी दूसरी जीत का इंतजार। और अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में आज एक नई ऊर्जा और नई रफ्तार महसूस की जा रही है। पहली बार भारत की यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने राजघाट में बापू की समाधि पर जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में भी अपने विचार साझा किए। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत करेंगे। दोनों नेता कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, खासतौर पर जनसंबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे शामिल हैं। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। आपको बताएं कि राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा और दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ली भारत मंडपम में बिजनेस फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दोनों देशों के बीच में विशेष रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर संबंध है। और भारत और कोरिया के बीच कैसे संबंध है, इस पर ज़्यादा तफसील से आपको जानकारी देते हैं। दोनों देशों के बीच जो सभ्यगत और ऐतिहासिक का संबंध है, 1962 में कौंसलर संबंध स्थापित हुए और उसके बाद 1973 में राजनयिक संबंध कायम हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण भारत कोरिया के राजनयिक संबंध। और सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में मोड़ उस वक्त आया जब 2010 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर के। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल यात्रा पर गए और इस संबंध को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले आया गया। हालांकि अब इसकी समीक्षा चल रही है और उसको अगले पायदान पर ले जाने की जो तैयारी
है दोनों देश कर रहे हैं। 2025 में विशेष दूतों का दौरा किया गया, 2026 में डायलॉग और कंसल्टेशन का दौर चला और 2026 में ही विदेश मंत्री स्तर की बैठकें भी हुई। और दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सशस्त्र बलों के आदान प्रदान से जो ये सहयोग है और भी मजबूत हुआ है। रक्षा नीति और संवाद और उद्योग के बीच में जो सहयोग है वो और बढ़ा है, यानी अब हम को प्रोडक्शन पे जा चुके हैं। दोनों सेनाओं के बीच नियमित जो द्विवार्षिक वार्ता होती है वो तो हो ही रही है। समुद्री सहयोग भी बना है। रक्षा संबंधों का जो प्रमुख स्तंभ है वो स्पष्ट होता है अक्टूबर 2025 में जो पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया गया INS सह्याद्री और रॉक्स नेजो वोकबोंग, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और आपको बताएं कि जो कोरियाई नौसेना है IFR 2026 मिलन एक्सरसाइज में भी शामिल हुई थी। और दोनों देशों के बीच में हम लगातार बता रहे हैं कि जो फोकस था मेक इन इंडिया का अब वो को प्रोडक्शन पे जा चुका है और रक्षा संबंध जो है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। तटरक्षक दलों के बीच में लगातार जारी समुद्री खोज और बचाव पर समझौता हुआ है। DRDO सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच भी टेक सहयोग का समझौता हुआ है और हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का संयुक्त विकास भी लगातार जारी है। और दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं उस पर अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत कोरिया सांस्कृतिक संबंध बहुत ही मजबूत हैं और कोरिया में 18,000 भारतीय वहाँ पर रहते हैं और दक्षिण कोरिया में लगातार भारत की योग की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। सियोल योग कनेक्ट पहल आयोजित किया गया। सांस्कृतिक आदान प्रदान लगातार जारी है। आपको याद होगा अयोध्या से भी दक्षिण कोरिया का संबंध और वहाँ पर भी उनकी दक्षिण कोरिया के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किया गया। 2025 में सारंग फेस्टिवल आयोजित किया गया और भारतीय फिल्म फेस्टिवल कई शहरों में हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर इससे पहले लैंप ऑफ द ईस्ट कविता जो उन्होंने लिखी है वो बहुत ही लोकप्रिय है दक्षिण कोरिया में। भारत और कोरिया के बीच जो पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है, 1.87 लाख भारतीय कोरिया पहुँचे और 1.12 लाख कोरियाई भी भारत है। ख़ासतौर पर बहुत सारे लोग अपने आप को अयोध्या को अपनी ननिहाल मानते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छी खबर है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर में यूपी और बिहार को पृथ्वी की सबसे रोशन जगह के तौर पर दिखाया गया है। नासा ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर एक नया ग्लोबल मैप जारी किया। इस मैप में दिखाया गया कि 2014 से लेकर के 2022 तक पृथ्वी पर रात भर में जो लाइट्स हैं उनकी पूरी तस्वीर है वो कैसे बदली। इस मैप में भारत के उत्तर प्रदेश और खास तौर पर बिहार की चमक ने सभी को हैरान कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने पिछले 9 वर्षों में हर रात पृथ्वी की तस्वीरें ली, जिसमें लगभग 16 लाख सैटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण किया गया। बताया गया कि कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के इस टियानली और जेएनयू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट द्वारा ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के लिए एक नए एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें सुनहरे रंग वाले हिस्से रात की ज़्यादा तेज रोशनी दिखाते हैं और बैगनी रंग वाले हिस्से सिर्फ रात की रोशनी को प्रदर्शित करते हैं। इन नतीजों से पता चला कि शहरी विकास की वजह से उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में रात में जो रोशनी का स्तर है वो बढ़ गया है। वहीं नासा द्वारा शेयर इन तस्वीरों को बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने भी शेयर किया और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, जब आप भारत पर जूम करेंगे तो आपको खुशी होगी कि बिहार और ज़्यादा साफ और ज़्यादा चमक रहा है। नीतीश कुमार के 2 दशकों के अच्छे शासन ने बिहार के लिए यही किया है, एक बड़ी छलांग जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेंगी। और पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नासा की इन तस्वीरों को देखा और कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने ऊर्जा और संचार को तवज्जो दी है, जिससे ये उपलब्धि हासिल हुई और नासा ने अपनी फोटो से भी इसे संचारित किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 में जब सरकार बनी तो 700 मेगावाट बिजली थी। अभी हम लोग 8,000-9,000 मेगावाट तक चले गए हैं। तो काम तो भयंकर हुआ ही। और दुनिया में अर्थशास्त्र को जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हैं तो पावर और कम्युनिकेशन दोनों को फ्लोट करिए। तो नीतीश कुमार जी ने दोनों पर तवज्जो दिया उसकी सरकार ने, तो स्वाभाविक रूप से उसमें काम जब हुआ, ईमानदारी पूर्वक उपलब्धि हासिल हुई है। इसको नासा ने अपने फोटो के द्वारा प्रचारित किया है।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस बुलेटिन में, आप देखते रहिए समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार और बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी कुछ खबरों की। पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी ट्रेंड कर रही है। कल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से झाड़ग्राम में जाकर के एक दुकान में झालमुड़ी खरीदी, उसका स्वाद लिया और दुकानदार से बातचीत की, उसके बाद तो बंगाल चुनाव में एक नया चटपटा सा तड़का लग गया है। झालमुड़ी बंगाल का एक स्नैक्स है जिसके बिना बंगाली खाने की प्लेट ही अधूरी है। मुरमुरे में मिर्ची, नमक और प्याज समेत सरसों के तेल का यह मिक्सचर अब चुनाव में एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की और लिखा कि पश्चिम बंगाल में रविवार को 4 रैलियों के बीच, जो कि एक व्यस्त दिन था, झाड़ग्राम में कुछ स्वादिष्ट झालमुड़ी का मैंने आनंद लिया। और झाड़ग्राम की जिस दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, उसके दुकानदार की अब खुशी देखते ही बनती है। हाँ सर, मेरा दुकान पे आए रुके। नहीं, ये बात तो कभी नहीं सोचे थे कि विदेश के प्रधानमंत्री मेरे दुकान में आएंगे, झालमुड़ी खाएंगे। सर आए, बोला आपका नाम क्या है? तो मैं बोले मेरा नाम विक्रम साव है। तो बोले कैसे हो? हम बोले बढ़िया है सर। बोले फिर झालमुड़ी बनाओ। झालमुड़ी बनाए सर के दिए। बोले कितना हुआ? तो हम बोले सर पैसा क्या 10 रुपया भी देना। 10 रुपया हुआ? मैंने बोले 10 रुपया हुआ सर। सर दे रहे थे जो मैंने पैसा लो। फिर हम ले लिए पैसा, मैंने दे रहे थे, फिर नहीं मान रहे थे कि नहीं सर बाद में नहीं, छोड़िए। फिर दे दिए पैसा, फिर पैसा हम रख लिए। सर खा के बोले बहुत बढ़िया मूढ़ी बनाए हो। फिर माता पिता का नाम पूछे कि माता का नाम क्या है? बोले श्री सुनीता देवी नाम है, पिता का नाम श्री उत्तम साहू। बोले कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार के रहने वाले हैं। तो कौन सा जगह के? बोले गया का, बिहार गया। और सर वही बोले कितनी तक पढ़े हो? बोले 9th क्लास तक पढ़े हैं, गरीबी हाल में पढ़ नहीं सके, व्यवसाय करते हैं। बोले कितना तक व्यवसाय हो जाता है, माने कितना तक रोजगार कर लेते हो? तो वही बोले 1000-1200 रुपया सर हो जाता है, संसार चल जाता है। बोले कितना जाने? हम बोले माँ है, पिताजी हैं, हमें। बोले एक ठो दुकान है? बोले हाँ सर यही दुकान है। खाएँ और बोले ठीक है बढ़िया है। मिनिमम करीबन 10 मिनट थे वो। नहीं सर, कोई राजनीति के लिए नहीं पूछे हमसे, कोई पूछे नहीं। ऐसे बोले बढ़िया से रहना पड़ा, बट बढ़िया है सर। हम एक तो यही गलती काम किए, कोई सिग्नेचर नहीं लिए हैं। और क्या, वो फोटो ऊपर में दिया हुआ है मेरा बोर्ड में, उन लोग लिए हैं फोटो। मुझे बहुत बढ़िया लगा देखकर, बहुत खुशी की बात हुआ। मैंने देख कर मन है कि मेरे दुकान में आए, मसला मुड़ी खाएं प्रधानमंत्री, बस यही बात है और खुशी की। और प्रधानमंत्री का यह कदम क्या टीएमसी की टेंशन बढ़ा देगा? अब ये सवाल अहम हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आज अपने अपने इलाकों में धुआंधार प्रचार अभियान के लिए निकल रहे हैं। आखिर कैसा है माहौल टीएमसी को लेकर के? क्योंकि टीएमसी इस बार घर घर जाकर के कैंपेन कर रही है। हालांकि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला तो है, लेकिन उससे ममता के महिला और मुस्लिम वोटर्स पर भरोसा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कल पहली बार भवानीपुर में सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुई। ममता ने भाजपा पर मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को धार्मिक और जातिगत आधार पर विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और निशाना साधा। निर्वाचन क्षेत्र के लेडीज पार्क में आयोजित बैठक में ममता ने चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव न कि तानाशाही का बताया और विभिन्न समुदायों के लोगों से विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने हुगली और पूर्वी बर्धमान जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। ममता बनर्जी ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी आज जनसभाओं और रोड शो में भी शामिल होंगी। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने हमारे संवाददाता इस मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी बात कि ये
मामला और रोचक हो गया है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो अब इस चुनावी प्रचार के बीच वहां पर और तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पहले चरण को और अभी 48 आवर्स ही बाकी है पहले चरण को, और उससे पहले कल झारग्राम में जो हुआ, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कॉन्वॉय से उतरकर एक फुटपाथ के दुकानदार जो है झालमुड़ी यहाँ पे बेचते हैं, उनके पास गए, और वो जो छवि वो सिर्फ झारग्राम में सीमित नहीं है, अब पूरे बंगाल में वो फैल चुकी है। आप पहाड़ से लेकर जंगल महल तक सब जगह पे, सब नुक्कड़ पर, सब गलियों पर यही वीडियो अब चर्चे में है। चर्चे का कारण भी है। चर्चे का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि झालमुड़ी सिर्फ झालमुड़ी नहीं है। अगर आप बंगाली हो तो आप झालमुड़ी जरूर खाए हो। ये माना जाता है कि आप अगर बंगाल में हो तो आप झालमुड़ी जरूर खाते हो। झालमुड़ी की एक ठोंगे पर, एक ठोंगा झालमुड़ी का लेकर अच्छे अच्छे बहस बंगाली सुलझा देते हैं बंगाल में। तो इसी के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद वहां पे गए और झालमुड़ी लिया, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आसपास के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो भी उसको देखकर कितना आनंदित हैं। और इसी तस्वीर का सीधा वार है बंगाल की राजनीति पर, क्योंकि लगातार बीजेपी को टीएमसी की ओर से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, वो बंगाली का जो फीलिंग्स है, बंगाली का जो रहन सहन है, जो खाना पीना है, उसको समझती नहीं है, उसको समझता नहीं है। तो इसी को चलते जब ये बात खुद प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं और हाथ में एक झालमुड़ी का ठोंगा लेते हैं, तो ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचा है, जो चर्चे से जो उभर कर आ रहा है कि असल में टीएमसी जो नैरेटिव सेट करना चाहती थी, ये उसका एक मुंह तोड़ जवाब है। और एक तो दबाव आप अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री की रैलीज को देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की रैलीज को देख लीजिए, यहाँ तक कि जो लीडर्स, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो भी नेता यहाँ पे आए हैं, सबके रैलीज में एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो इसको चलते टीएमसी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा उसका प्रमाण है भवानीपुर। भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वहां पे खड़े हुए हैं, और जिस तरह से उनकी जो पहली जो उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया, उस दिन जब गृह मंत्री अमित शाह हाजिर थे, तो उसके चलते उस दिन एक रोड शो हुआ, उसमें भी काफी सारे लोग आए थे। उसके चलते पहली बात देखा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी निवास से 800 मीटर पैदल चलकर नॉमिनेशन दिया। तो इसको ये माना जा रहा था कि दबाव बन रहा है सीएम के ऊपर। और अब जब सीएम की जो रैलीज की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें देखा जा रहा है कि पहले चरण के बाद 24, 25, 26, 27 4 दिन, यानी जो दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो 4 दिन है, वो 4 दिन भवानीपुर में रैली करेंगे। वो और भी जगह जाएंगे, लेकिन भवानीपुर में भी समय देगी। यही तो चाहता था बीजेपी, क्योंकि पिछले बार जो होता है, ममता बनर्जी भवानीपुर को सेफ सीट मानती थी, और वहां के जो मेयर है फिराद हकीम और पार्टी के जो बड़े लीडर्स है, उनके हाथ में भवानीपुर को सौंप कर वो पूरा बंगाल घूमती थी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि वर्ड सीएम को जाना पड़ेगा। सीएम की जो लिस्ट सामने आई है, आप 24, 25, 26, 27 आप देख ले, 77 नंबर वार्ड, 63 नंबर वार्ड, चेतला मार्केट, ये जो भवानीपुर के इर्द गिर्द जो जोन है, उस सब में या तो रैलीज है या फिर उनका एक पब्लिक मीटिंग है। ये कभी देखने को नहीं मिला। भवानीपुर में हमेशा देखने का पहली बार एक कैंडिडेट के हिसाब से डोर टू डोर कैंपेन पर ममता बनर्जी को जाना पड़ रहा है, वर्ड टू वर्ड कैंपेन में। आप मानिए, तो सर आप कह रहे हैं कि दबाव जो है वो ममता बनर्जी पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा बंगाली अस्मिता की बात की जाए तो बंगाली अस्मिता के साथ साथ ये मुद्दा लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी उठाती रही हैं। ये मुद्दा और उसके साथ साथ कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर ये विधानसभा का जो चुनाव का रुख अब आपको मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इन जनरल और इश्यूज की बात करें तो? देखिए, बंगाली अस्मिता की जो बात है, ये टीएमसी का नैरेटिव है। टीएमसी लगातार बीजेपी के तरफ बंगाल की जनता की जो समर्थन है, उसको काउंटर करने के लिए बार बार टीएमसी ये बात खड़ा कर रहा है कि
बीजेपी बाहरी पार्टी है और इसके चलते वो लोग जैसे जैसे इसको कहना जिन जिन घटनाओं को उनको इसके साथ जोड़ना है वो जोड़ रही है। लेकिन 15 साल के शासनकाल में भाजपा का अगर आप संकल्प पत्र देखिए तो वो मुद्दे काफी आम आदमी से जुड़ा हुआ है। वो नारी सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो उद्योगहीनता हो, घोटाले हो, एक के बाद एक घोटाले हो, जो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि 100 दिनों का काम का जो मजदूरी वो ठीक से नहीं पहुंचा, आवास का जो योजना है वो सही तरीके से नहीं पहुंचा, हर घर जल जो प्रोजेक्ट है वो ठीक तरह से नहीं पहुंचा। इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं जाके टीएमसी के कहने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि घोटाला। सौरभ, अगर हम थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहें और कानून व्यवस्था को लेकर के जो पहले बंगाल में देखा जाता रहा है, अगर उसकी तस्वीर हम थोड़ा सा आपके समझना चाहें, इस बार किस तरह का माहौल है वहां पर? जो राजनीतिक झड़पें हमने देखी, हिंसा का बहुत बड़ा माहौल हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में। कई बार जो राजनीतिक दलों पर हमले की भी खबरें आती रही हैं। इस बार के चुनाव में क्या आपको दिखाई दे रहा है और उसकी वजह क्या है? देखिए, पोल डे वायलेंस बंगाल में एक यहाँ का कल्चर बन चुका था, एक पॉलिटिकल कल्चर बन चुका था, जहां पे पोल डे वायलेंस एक आम बात था। यहाँ पे पोलिंग होगा और उस दिन रक्तपात होगा, रक्तपात के साथ जाने भी जाएंगी, ये बात पहले भी देखने को मिला। लेकिन इस बार चुनाव आयोग जो कदम उठा रहे हैं वो जनता के बीच काफी आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। जनता के अंदर जो भय है उस भय को कहीं ना कहीं दूर करने में सक्षम दिख रहा है। क्योंकि पहली बात ये है, सिर्फ फोर्स डिप्लॉयमेंट करके, ऑब्जर्वर्स नियोग करके और आप काफी तैनात पे पुलिस ऑफिसर्स को बदली करके इस बात को इंश्योर नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार वहीं पे सीमित नहीं रह खुद को वहीं पे सीमित नहीं रखकर साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर्स को दिए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। जो ओसीज है, जो आईसीज है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है। कहा गया है कि अगर पोलिंग डे के दिन और पोलिंग डे से पहले अगर कहीं पे बॉम्ब या फिर आर्म्स जैसे रिकवर होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपको बहुत पहले से कहा गया था इन सारी चीजों को जो हिस्ट्री शीटर्स है उनको रिकवर करने के लिए। साथ ही साथ सेंट्रल फोर्स देख लीजिए, सेंट्रल फोर्स को सिर्फ कहा जाता था सेंट्रल फोर्स क्या, सेंट्रल फोर्स आए लेकिन उसको डिप्लॉय कौन करेगा, उनको राह कौन दिखाएगा? लोकल पुलिस। लेकिन इस बार लोकल पुलिस को जिम्मेदार ठहरा गया कि सेंट्रल फोर्स बैठी नहीं रहेगी, उनको उन इलाकों में जाना है और काफी पहले से सेंट्रल फोर्स इलाके को पहचानने का काम शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉन्जेस्टेड एरियाज है वहां पर भी सेंट्रल फोर्स को बाइक दिया जा रहा है ताकि वो बाइक पे मूव कर सके। पैदल जहां पे आपका गाड़ी नहीं जाएगा वहां पे आपको पैदल चलना होगा, तो तब तक तो काम हो चुका होगा, इसीलिए बाइक उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। सीसी कैमरास 1,70,000 सीसी कैमरास लगाए गए हैं, सिर्फ बूथ के आसपास नहीं, सारे सेंसिटिव एरियाज में, ताकि कोई भी घटना हो या भी कोई मूवमेंट हो वो नजर में आए और वो डीओ के ऑफिस के तहत, कंट्रोल रूम के तहत सीधा सीओ ऑफिस पे वो फीड आएगा, तो मॉनिटरिंग वहां पर भी होगा। चलिए सौरभ, आप निगाह बनाए रखिए और जो सब्सिक्वेंट बुलेटिन से हम लगातार आपसे चर्चा लेते रहेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो भ्रष्टाचार है उसको जनता किस तरह से देखती है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच में। बहुत धन्यवाद आपका कोलकाता से जुड़ने के लिए सौरभ। और आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 2193 त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात करने की घोषणा की। ये टीमें अशांति की किसी भी घटना से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगी। संवेदनशील जिलों, अशांति की आशंका वाले इलाकों और राज्य की सीमा पर लगे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा 219 टीमें तैनात की गई हैं। पूर्वी मिदनापुर में 253 और पश्चिमी मिदनापुर में 248 टीमें तैनात होंगी। उत्तरी बंगाल में खासतौर पर कूच बिहार में 133, जलपाईगुड़ी में 83, अलीपुरद्वार में 70, दार्जिलिंग में 52, सिलीगुड़ी में 39 और कालिम्पोंग में 17 टीमें तैनात की जाएंगी। दक्षिण दिनाजपुर में 75 और उत्तर दिनाजपुर में 119 टीमें तैनात रहेंगी। जंगल महल क्षेत्र में भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बांकुरा में 180, पुरुलिया में 139 और पश्चिम मिदनापुर में 248 टीमें तैनात रहेंगी।
बीरभूम में 161 और मालदा में 157 टीमें होंगी। औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल, दुर्गापुर कमिश्नरेट में 113 टीमें तैनात की जाएंगी। ये दल नियंत्रण कक्षों के सीधे संपर्क में रहेंगे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप कर पाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक के निदेशक ऋषिराज सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए आज पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों के अनुसार ऋषिराज सिंह को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। 2015 में स्थापित आईपैक कई राजनीतिक दलों को परामर्श देती है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और डीएमके शामिल हैं। इस कंपनी पर पैसों के लेन देन को लेकर कई गंभीर आरोप हैं। मामले में सह निदेशक विनेश चंदेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध रकम को हवाला चैनल्स के जरिए खपा दिया। पश्चिम बंगाल में आईपैक मामले को लेकर के भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी गरीबों का पैसा लूटकर आईपैक जैसे संस्थानों को देती है। उन्होंने कहा कि आईपैक भ्रष्टाचार को बढ़ाकर पैसा कमाने का एक साधन बन गया है। अब चुनाव हो गया, आईपैक क्या करेगा? आईपैक कर नहीं रहना चाहिए। हमास जैसा काम करता है। यहाँ राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के पैसा कमाने का एक जरिया बन गया आईपैक। टीएमसी जो पैसा लूटता है यहाँ, ऐसे कुछ एजेंसी को पाल कर रखा है और इसीलिए गरीब लोगों, जनता की पैसा लूट करके आईपैक जैसा संस्था को पालते हैं, उनके लोगों को नौकरी देते हैं। और अब रुख करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि स्टालिन की पकड़ को कमजोर किया जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पक्ष में प्रचार करेंगे। एनडीए की रणनीति ने अब मुकाबले को कांटे का बना दिया है। शायद इसी का असर है कि डीएमके ने चेन्नई के लिए विशेष घोषणा पत्र जारी किया है। एनडीए के प्रचार अभियान की बात करें तो देश भर के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार की कमान संभाली है। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज चेहरे स्टालिन की सरकार की खामियां गिनाकर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपने लिए मौका तलाश रही है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल और फिल्म स्टार विजय अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करेंगे। कल एमके स्टालिन ने आगामी चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया था। उन्होंने चेन्नई के टी नगर में एक जनसभा के दौरान कहा कि डीएमके चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने चुनावी जनसभा में टी नगर सीट से राजा अनबचगन को जिताने की अपील की और कहा कि चुनाव में उगते सूरज, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है, उसको वोट देना न भूलें। हालांकि तमिलनाडु के कुछ मुद्दे जरूर उन्हें परेशान कर रहे हैं। जनादेश में फिलहाल इतना ही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। सुबह करीब 10 बजे रामनगर क्षेत्र में पहाड़ी सड़क पर एक खतरनाक मोड़ पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बचाव अभियान जारी है। कई लोगों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना उस वक्त हुई जब बस दूर दराज के गांव से उधमपुर जा रही थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उधमपुर के डीसी श्री मिंगा शेरपा से बात हुई। पता चला कि कनोट गांव में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में रामनगर से उधमपुर जा रही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस शामिल थी। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। इसमें काफ़ी लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि वे स्थानीय प्रशासन और स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं।
देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 23 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश के नौगांव में भी अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंदसौर प्रशासन ने स्कूल्स के समय में बड़ा बदलाव किया है। मंदसौर में अब 30 अप्रैल तक सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। दक्षिण भारत में भी गर्मी का भारी प्रकोप देखा जा रहा है। केरल के 12 जिलों में येलो अलर्ट है। केरल के पलक्कड़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। तमिलनाडु में भी अगले 5 दिनों तक तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए रायपुर में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर में ही रहने की सलाह दी है। गर्मी के मौसम में कहीं लू चल रही है तो कहीं पर लू का अलर्ट है। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए कि हम बीमार ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ सलाह दी गई है इस एडवाइजरी में, आपको बताते हैं। लू से बचने के लिए उपाय अपनाने पर जोर दिया है। दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें और तेज धूप के संपर्क में जाने से बचने का प्रयास करें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने का सुझाव दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। कैफीन युक्त और मीठे पेय पदार्थों से बचें और बाहर काम करते समय बार बार आराम करें और बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा सतर्क रहें। मौसम विभाग के निर्देशों का पालन किया जाए और लू लगने पर प्राथमिक उपचार भी लें। लू लगने पर व्यक्ति को ठंडी जगह पर लेटाना चाहिए और ठंडा पानी पिलाएं और ठंडी सिकाई करें। उसके बाद होश में आने पर नमी युक्त भोजन दें और लू लगने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ये एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज नुवाराएलिया पहुंचे। यहां उपराष्ट्रपति भारतीय आवास परियोजना के तहत बनाए जा रहे घरों का उन्होंने दौरा किया और इस मौके पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भारतीय मूल के तमिल बागान श्रमिकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवा जयंती के मौके पर समाज सुधारक और दार्शनिक जगत गुरु बसवेश्वर के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने समाज के प्रति जगत गुरु बसवेश्वर के योगदान को याद करते हुए कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज का उनका दृष्टिकोण और लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनके निरंतर प्रयास हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर उनसे
तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होने का ऐतिहासिक स्तर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल की यात्रा की थी, तभी दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनको रणनीतिक साझेदारी से अपग्रेड किया गया था, विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया था। अब उसकी समीक्षा की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। औपचारिक स्वागत किया जा चुका है। आपको बताएं कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी है, उसके बीच बहुत ही गहरा तालमेल है और इस लिहाज से दोनों देश जो एक स्वतंत्र और खुले समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जोर देते हैं और एक दूसरे का सम्मान इसलिए क्योंकि दोनों ही देश अत्यंत शांतिप्रिय और विकास को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं। पूरी दुनिया में दोनों देशों के बीच में जो उच्च स्तरीय संवाद है, 2+2 संवाद, विदेश और रक्षा सचिव के स्तर पर नियमित शिखर सम्मेलन में होते रहते हैं। और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवा जयंती के मौके पर समाज सुधारक और दार्शनिक जगत गुरु बसवेश्वर के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं और इस अवसर पर समाज के प्रति जगत गुरु बसवेश्वर को योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज का उनका दृष्टिकोण और लोगों को सशक्त बनाने के उनके निरंतर प्रयास हमेशा समाज को प्रेरित करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। आज भगवान बसवेश्वर जी की भी जयंती है। भगवान बसवेश्वर की वाणी, उनके वचन, उनके उपदेश ज्ञान का ऐसा स्रोत है जो आध्यात्मिक भी है और धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल गाइड की तरह मार्ग भी दिखाते हैं। उनके उपदेश हमें भी एक बेहतर मानव बनने की शिक्षा देते हैं और हमारे समाज को भी और अधिक उदार, अधिक दयालु और अधिक मानवीय संवेदनाओं से भर देते हैं। 12वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में उन्होंने श्रम, श्रमिक, उस पर गहन विचार रखे हैं। कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा था, काय कवे कैलाश। उसका अर्थ होता है आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर कैलाश की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रम ही शिव है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भगवान बसवेश्वर की स्मृतियां और उनके संदेश से बार बार जुड़ने का, सीखने का अवसर मिला है। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 से 23 अप्रैल तक जर्मनी की 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में रक्षा सहयोग, सैन्य संबंधों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, AI और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस दौरान रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और UN शांति अभियानों के प्रशिक्षण से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। उधर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आज से वॉशिंगटन DC में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत शुरू होने जा रही है। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए 3 दिनों की ये वार्ता की जा रही है। इसमें भारत के लगभग 1 दर्जन अधिकारी आज वॉशिंगटन पहुंचेंगे। अमेरिका में शुल्क ढांचा बदलने के बाद दोनों ही पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं, जिसका मसौदा 7 फरवरी को जारी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% का शुल्क लगा दिया था। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन भारत की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। इसके अलावा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR द्वारा शुरू की गई जांच पर भी इन 3 दिवसीय विचार विमर्श में चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर रियाद पहुंचे। रियाद पहुंचने पर भारत में सऊदी अरब के राजदूत डॉक्टर सऊद अल साती और सऊदी में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने उनका स्वागत किया। डोभाल ने यहां सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान,
विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मुसाइद अल एबन के साथ मुलाकात की है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उधर ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत फिर शुरू होने का दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी वार्ताकार आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने वार्ता से इनकार करने का कारण अमेरिका की अत्यधिक मांगे, बेबुनियाद अपेक्षाएं, रवैयों में लगातार बदलाव और जारी समुद्री नाकेबंदी बताया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी हॉर्मुज को बंद कर दिया है और वाणिज्यिक जहाज़ों को अनुमति लेने और निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहा है। बिना मंजूरी के आने वाले जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की भी धमकी दी गई है। उधर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है। रविवार को किए गए इस उच्च स्तरीय परीक्षण में देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी जू ये और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मीडिया मौजूद रहे। सरकारी मीडिया KRT के मुताबिक वासोंग 11LA नाम की इन अत्याधुनिक मिसाइल्स ने करीब 136 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर अचूक निशाना लगाया। इस अहम परीक्षण का मुख्य उद्देश्य नए वॉरहेड की मारक क्षमता और तबाही मचाने की उसकी ताकत का सटीक आकलन करना था। इस बीच अमेरिका के इंडिया हाउस में बसंत उत्सव मनाया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ भारत के बसंत उत्सव की जीवंत भावना और रंगों का जश्न मनाकर बेहद खुशी हुई। क्वात्रा ने X पर लिखा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग और भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अमेरिका साझेदारी का जीवंत सेतु बनता है। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने स्कूल कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ही छात्र मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ औपचारिक प्रतिज्ञा या घोषणा पत्र दें, इसकी उन्होंने अनुशंसा की है। इसका उद्देश्य है कि मादक पदार्थों के खिलाफ राज्य के संघर्ष को और भी मजबूत करना। यह प्रस्ताव लोक भवन में मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी और राज्य मंत्री D. श्रीधर बाबू के साथ हुई बैठक में दिया गया। राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने राज्य सरकार से शैक्षणिक परिसर में मादक पदार्थों की उपलब्धता पर अंकुश के लिए अधिक कठोर नियंत्रण लागू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली में संस्कृत भारती के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में RSS प्रमुख भागवत ने कहा कि भवन का उद्घाटन एक सत्य संकल्प है और ये कार्य बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो कार्य है संस्कृत भारती का, उसका कार्यालय प्रणव नाम से अक्षय तृतीया के दिन उद्घाटित होना, ये अपने आप में हमको एक संदेश दे रहा है कि ये कार्य है वो एक सत्य संकल्प है और सत्य संकल्प होने के नाते ये बढ़ते 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 अपनी पूर्णता की ओर ही जाएगा। इसका कभी क्षय नहीं है और इसलिए हमारे उत्साह को ये कार्यक्रम द्विगुणित करता है। RSS प्रमुख ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि ये भारत का प्राण है। संस्कृत एक भाषा है लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है
और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। श्री मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलता रहता है। भारत नाम का जो अस्तित्व है वो केवल भूगोल नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिको इकोनॉमिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलते रहता है। संपूर्ण सृष्टि के उसके जड़ चेतन घटकों सहित जीवन की धारणा करने वाली परंपरा ये भारत की परंपरा है। उसकी आवश्यकता दुनिया में निरंतर रहती है और उसकी पूर्ति करना भारतीय कहलाने वालों का काम है। वैश्विक संकट के बीच सरकार बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। एक दिन में 53.5 लाख एलपीजी सिलेंडर्स डिलीवर किए गए। 98% बुकिंग अब डिजिटल माध्यम से हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है। सप्लाई के मोर्चे पर सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट के लिए 100% उपलब्धता सुनिश्चित की है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाकर लगभग 70% कर दिया गया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई को अब 2 गुना कर दिया गया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा। गुजरात टाइटंस ने पिछले 3 मैचों में जीत दर्ज की है और गुजरात की टीम 5 मैचों में 6 अंक के साथ अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। मुंबई की टीम को पिछले 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। मुंबई की टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है और अंक तालिका में वो आखिरी स्थान पर है। और आईपीएल में पंजाब किंग्स की जीत का सिलसिला जारी है। कल खेले गए मैच में पंजाब की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर्स में 294 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टीम के लिए प्रियांश आर्या ने 93 और कूपर कोनोली ने 87 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन ही बना पाई। इस जीत के बाद पंजाब की टीम 11 अंकों के साथ शीर्ष पर मजबूती के साथ बरकरार है। वहीं लखनऊ की टीम 4 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। और इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स द्वारा 156 रन के लक्ष्य को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए रिंकू सिंह ने 53 रनों की नाबाद पारी खेली। इससे पहले राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 155 रन बनाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा 46 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को सीरीज के दूसरे टी20 में 8 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम सिर्फ 2 विकेट गंवाकर उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने सीरीज पर 2-0 की बढ़त बना ली है। और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐतिहासिक दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी और
उसके बाद दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, समझौतों का आदान प्रदान किया जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है और उनके सम्मान में आज दोपहर का भोज प्रधानमंत्री ने दिया है। इसके बाद वो शाम को व्यापार मंच की बैठक में शामिल होंगे और रात्रि का भोज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में आज देंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण दोनों देशों के बीच में जो विशेष रणनीतिक साझेदारी है, माना जा रहा है कि आज जो मुद्दे बातचीत के लिए सामने दोनों देशों के रखे जाएंगे उनमें विज्ञान, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही जो वैश्विक मुद्दे हैं परस्पर सहयोग के, उन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के आर्थर फिल्म्स में बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फिल्म्स ने फाइनल्स में रूस के आंद्रे रूबलेव को हरा दिया। ये 2024 के बाद फिल्म्स का पहला खिताब है। बायर्न म्यूनिख ने 35वीं बार जर्मन लीग जीतने में कामयाबी पाई है। बायर्न ने स्टुटगार्ट को 4-2 से मात देकर के लीग के शीर्ष पर अविजित बढ़त बना ली है। अब वे दूसरे स्थान पर मौजूद बोरुसिया डॉर्टमंड से 15 अंक आगे। फिलहाल समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।